हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन। आप जानते हैं साइमन कमीशन भारत में कब आया था और किस लिए बनाया गया था और इसका भारत में इतना ज़्यादा विरोध क्यों हुआ था उस समय। तो चलिए यही हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा दिया था स्वराज पार्टी। इसके और साइमन कमीशन के बीच में कुछ और भी इवेंट्स हुए थे, जैसे काकोरी कांड, मेरठ षड्यंत्र। उन सब का मैं आपको वीडियो बना के एक बार में पढ़ा दूंगी। देखिए, आप बेफिक्र रहिए, हम कंप्लीट पूरे सब्जेक्ट करेंगे। बस मैं आपके लिए ये कर रही हूँ कि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पहले पढ़ा रही हूँ। मैं ना क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ ओवर क्वांटिटी। क्या आप लोगों को क्वालिटी मिले, आप अच्छे से सब आंसर्स कर पाएँ। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। ये कह सकते हो, वैसे भी हमारी एक मैराथन रेस है। हमें चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझना है। उनको आपको इस लायक बनना है कि आप सवालों के जवाब दे सकें। ये नहीं कि आपने कई-कई बार पढ़ लिया। अब देखिए, मैं ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ कि इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ठीक है? स्टार्टिंग से, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं आते, है ना? कोई नहीं पूछता ये। तो अगर मतलब बेफ़ालतू की चीज़ें पहले पढ़ेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हमें स्मार्ट स्टडी करनी है हार्ड स्टडी की जगह। यानी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कवर करा जाए अच्छे से, जो कम इम्पोर्टेंट है उनको बाद में कम इन्फॉर्मेशन के साथ भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप खुद भी पढ़ते हैं तो इसी तरीके से पढ़ा करिए। तो चलिए हम अपना देखते हैं आज का फैक्चुअल क्वेश्चन। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है गरुण शक्ति। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करके याद करने की कोशिश करिए कि जैसे इंडिया से उड़ के एक गरुण है पक्षी, वो जाके इंडोनेशिया चला जाता है। ठीक है, वो काफ़ी पावरफुल है, उसके पास शक्ति है। तो ऐसे याद रखिए कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच क्या होती है, गरुण शक्ति। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। वो किसके बीच थी, वो होती थी इंडिया और फ्रांस के बीच। एक और पढ़ाई थी सिमिलर, मित्र शक्ति। वो किसके बीच थी, वो इंडिया और श्रीलंका के बीच थी। इन लोग को शक्ति नाम ज़्यादा पसंद है। तो जो भी मेरे साथ कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं उनसे आगे ये पूछा जाएगा, उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप इसको हमेशा अच्छे से याद करते चलिए। और आगे भी हम ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वन लाइनर जो भी हम याद कर सकते हैं वो ऐड कर लेंगे अपने टॉपिक के साथ। तो चलिए हम अपना फाइनली टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1919 के में एक भारत शासन अधिनियम आया था। ठीक है, उस अधिनियम में कहा गया था कि यह अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग आएगा, बनाया जाएगा, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। मतलब इनने कहा कि हमारा अधिनियम के 10 वर्ष बाद एक हम संवैधानिक आयोग भारत के लिए बनाएंगे, जो बताएगा कि भारत के लोग इस लायक हैं कि नहीं कि उनको उत्तरदायी शासन दिया जाए या संवैधानिक सुधार किए जाएं। तो इस तरीके से ये आयोग देखने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि 10 वर्ष से पहले ही इन्होंने ये जो आयोग था वो भेज दिया। क्यों? इसका एक रीज़न था। ठीक है, ब्रिटेन में भी पार्टीज होती थी, तो जैसे एक थी कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, उनको डर था कि आगे लेबर पार्टी आ जाएगी और जो लेबर पार्टी है वो भारत समर्थक वाले सदस्यों को बना देगी, वैधानिक आयोग में नियुक्त कर देगी। लेकिन ये इतना जो इनका उपनिवेश भारत, इतना उनको फायदा मिल रहा था अंग्रेजों को, तो वो चाहते नहीं थे कि मतलब किसी भी तरह उसको ढील पड़े, किसी भी तरीके से उनके हाथ से चला जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है, इसके इसकी नियुक्ति किसने की थी आयोग की? जो उस समय राज्य सचिव थे वर्किन हेड, उनने करी थी साइमन आयोग की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स, इसका इतना विरोध क्यों हुआ? देखिए, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता, मतलब अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन। उनकी अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग में थे 7 सदस्य, लेकिन जो सातों थे वो अंग्रेज थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं लिया गया था। इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया और इसका बहिष्कार किया गया। अब आप कहेंगे इसमें क्या है? देखिए, आप हमारे लिए मतलब हमारे लिए कानून बना बना रहे हैं, या आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिया उत्तरदायी शासन के लायक है या नहीं। आप उसमें कोई भारतीय ही नहीं है, आप हमारे लिए निर्णय लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसमें किसी भारतीय को ऐड ही नहीं किया। आपने सारे अंग्रेज ऐड कर दिए, तो लोगों को गुस्सा आ रही थी। उनको लग रहा था कि ये लोग हमें समझते ही नहीं है, इस लायक स्वशासन के लायक नहीं समझते, इसलिए ऐसा किया गया है। तो लोगों ने इसका खूब बहिष्कार किया। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, इस अधिवेशन में इन्होंने कहा कि हम साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। इस जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी एम एन अंसारी ने।
तो उसमें कह दिया गया कि हम सब साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो कुछ पार्टीज थी, ठीक है, वो इसके समर्थन में रहीं, कुछ इसके विरोध में रहीं। तो तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, जिन्ना गुट आदि ने इस आयोग का बहिष्कार किया। इन लोग ने इस आयोग का बहिष्कार किया। लगभग सारे भारत में इसका विरोध हुआ, लेकिन केवल मुस्लिम लीग में शफी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया। इन लोग ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। तो आयोग जहां जहां भी गया, जैसे आयोग बंबई पहुंचा तो वहां पर उसको काले झंडे दिखाए गए और कहा गया साइमन गो बैक, ये उस वक्त नारा दिया गया कि आप वापस जाएं। तो जहां जहां आयोग गया वहां वहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया और देशव्यापी हड़ताल का भी आयोजन किया गया। लखनऊ में खली कुजम्मा और मद्रास में टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया। तो देखिए 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। 2 बार ही कमीशन भारत आया। आयोग ने मई 1913 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। अब देखिए गोलमेज, आपको कोई नाम लगेगा, इसे तोड़ के देखिए, गोल मेज, ठीक है, राउंड टेबल, उसी का हिंदी वर्ड है ये। कभी किसी ने नोटिस नहीं किया हो तो मैं बता रही हूँ। तो देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ, इस जो कमीशन था इसने अपनी क्या रिपोर्ट दी थी। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा था, पहला, प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। ठीक है, प्रांतीय क्षेत्रों में इन्होंने कह दिया कि उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएं। इन्होंने कहा केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन हो। तीसरा, इन्होंने कहा केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन ना किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। फाइनली इन्होंने कह दिया कि केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं करा जाए। तो ये अपने अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट लाने वाले थे, कोई फायदा नहीं था। तो इसका क्या हुआ, खूब विरोध किया गया। तो जो युवा थे उस वक्त, उन लोगों ने इस चीज़ के विरोध में खूब पार्ट लिया। और बाद में जो सरकार थी उसने दमन चक्र चलाया, लाठी चार्ज किया लोगों पे। जो लाला लाजपत राय थे, जो लाहौर में इसका बहिष्कार कर रहे थे, मतलब उनको इतना पीटा कि लाठी से, कि थोड़े टाइम बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये इतना अत्याचार करते थे। इसके बाद लेकिन क्या हुआ, साइमन विरोधी इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक दौर में पहुंचा दिया। लेकिन क्या हुआ कि इससे काफी लोगों को, मतलब सरकार की एक असलियत तो पता चली कि मतलब ये सरकार क्या करना चाहती है, वो हमें उत्तरदायी शासन नहीं देना चाहती, क्योंकि कुछ लोग समर्थन भी करते थे और लोग एकजुट हुए। तो इस तरीके से हमारी स्वतंत्रता की जो भावना थी वो ज्यादा प्रबल हुई। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।